जनरल ने तुमसे शर्मिंदगी का इजहार करते हुए कहा है कि ये उनकी बदकिस्मती है कि तुम गोटे हिल में मौजूद हो और वो तुमसे दूर ऐसी मसरूफियात में लगे हुए हैं जिनसे छुटकारा मुश्किल नजर आ रहा है। ताहम वो कोशिश कर रहे हैं कि जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके अपनी इन मसरूफियात को ख़त्म करके तुम्हारे पास पहुँचे। ताज्जुब है मैडम बरौन, आप जानती हैं कि मैं यहाँ एक मकसद के तहत आया था जिसे जनरल ने अपनी मोहब्बत से काम लेते हुए चंद ही लम्हे में पूरा कर दिया। मेरा सिर्फ एक काम था, जबकि जनरल एक पूरी हुकूमत को संभालने के लिए न जाने कितनी मसरूफियात का शिकार होंगे। एक समझदार इंसान की हैसियत से मैं भी जानता हूँ फिर जनरल को इतनी उजलत करने की क्या ज़रूरत है। बराए करम आप जब उनसे गुफ्तगू हो, मेरा मतलब है कि किसी भी जरिए से, तो आप उनसे कह दीजिए कि मैं अभी गोटे हिल में मौजूद हूँ और बहुत खुश हूँ। चुनाचे वो इत्मीनान से अपना काम करके यहाँ वापस पहुँचे। मुझे इसी में मुसर्रत होगी और अगर जनरल ने मेरी वजह से अपनी मसरूफियात तरक की तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ओह, तुम्हारे ये अल्फाज बहुत खौफनाक है क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम किसी भी वक्त अचानक यहाँ से गायब हो जाओगे। पहले के मानद कैथी ब्राउन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन ठीक है, मैं जनरल को तुम्हारा पैगाम दे दूंगी। हाँ, अब तुम ये बताओ कि गोटे हिल की सियाहत के लिए मैं क्या इंतजामात करूँ। फिलहाल कुछ नहीं, सिवाय इसके कि मुझे एक आम आदमी की हैसियत से गोटे हिल में घूमने फिरने की इजाज़त दे दो। मैं शाही मेहमान बनकर महल में नहीं पड़ा रहना चाहता। कमाल है, इसके लिए मैंने कब इनकार किया है। मैं तुम्हारे लिए सुबह ही को एक लैंड रोवर ड्राइवर के साथ मखसूस कर दूंगी, जहाँ दिल चाहे जाना। ये तो और भी अच्छी बात है कि तुम अपने आप को गोटे हिल में अजनबी ना समझो। वैसे ये सब कुछ कहते हुए मुझे शिद्दत से एहसास है कि हम तुम्हें वो कंपनी नहीं दे सके जो देनी चाहिए थी। और मैडम, आप ये बात कह के मुझे एहसास दिला रही हैं कि मैं यहाँ अजनबी हूँ। नहीं, प्लीज़ नहीं, ऐसी बात नहीं, बस एक एहसास दिल में है तो फिर उसे निकाल दीजिए। दर हकीकत में जब गोटे हिल में पहली बार आया था तो इसके इतराफ़ का जायज़ा नहीं लिया था, न मुझे यहाँ की सकाफत और रवायात के बारे में कुछ मालूम है। मैं चाहता हूँ कि इसके नवाई इलाके की सैर करूँ, तब फिर मैं मुंबई को तुम्हारे साथ भेज दूंगी। मुंबई न सिर्फ एक बेहतरीन ड्राइवर है बल्कि नवाई इलाके का बाशिंदा है। वो तुम्हें गोटे हिल की इतराफ से रोशनास कराएगा और वो तमाम तफरियात मुहैया कर देगा जो यकीनन तुम्हें पसंद आएंगी। मैंने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। दूसरी सुबह नाश्ते पर कैथी ब्राउन ने मेरी मुलाकात मुंबई से कराई। वो एक स्याहफाम और द्यो एकल आदमी था, चेहरे ही से खुशी इखलाक मालूम होता था। कैथी ब्राउन उसे मेरे बारे में हदायत देने लगी। अली की हर फरमाइश के मुताबिक अमल करना, इन्हें कोई शिकायत ना होने पाए। यस मैडम, आप इत्मीनान रखिए, मुंबई ने जवाब दिया। मैंने उससे कहा कि सियाहत के लिए बंदोबस्त कर ले और मुंबई बाहर निकल गया। ज़हनी तौर पर अब तक मैं बहुत ज़्यादा पुरसुकून नहीं था। लातादाद ख्यालात ज़हन में चकरा रहे थे। तहजीब मलिक एक्स का ख्याल आता तो दिल की अजीब सी हालत हो जाती। न जाने क्यों यह महसूस होता कि अब के वो बिछड़ी है तो शायद कभी ना मिले। दुश्मन तो उसे मेरे लिए मुर्दा करार दे चुके हैं, लेकिन बस यही काफ़ी है कि वो जिंदा है। बूढ़ के बारे में भी कुछ मालूम नहीं था। उसने कालमो कैंपो में मुझसे एक अजीबो गरीब मुलाकात की थी और उसके बाद से अब तक गायब था। कई बार निगाहों ने गैर इख्तियारी तौर पर बुढ़ को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन मैं जानता था कि वो भी इंसान ही है। मुमकिन है यहाँ तक ना पहुँच सका हो। और फिर जनरल टेरेस का महल कोई होटल तो नहीं था कि कोई अजनबी आसानी से यहाँ दाखिल हो जाए। मुमकिन है गोटे हिल की सैर और सियाहत के दौरान बुढ़ से भी मुलाकात हो ही जाए। अभी तैयारियां ही कर रहा था कि जेम्स मोरले मेरे पास पहुंच गया। मैंने उसकी आमद को किसी कदर परेशानी की निगाह से देखा। जेम्स मोरले खुश इखलाकी से बोला, कहीं जाने का इरादा है मिस्टर अली? हाँ, आपने कहा था कि अभी कुछ दिन तक आपके पास नहीं आऊंगा। मैंने सोचा कि इसी दौरान इतराफ की सैर ही कर लूं। जेम्स मोरले इस जवाब पर गर्दन झुकाकर कुछ सोचता रहा और उसके चेहरे पर कश्मकश के आसार नजर आ रहे थे। तब मैंने ही उससे इस बात का इजहार कर दिया, क्या बात है मिस्टर मोरले, क्या मेरे जाने से कुछ खदशात लाहक हैं? हाँ, आपने जो कुछ किया है वो बहुत से लोगों के लिए नापसंदीदा है और वो मुख्तलिफ अंदाज में अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। आपको खतरात लाहक हो सकते हैं, ताहम आप पर कोई पाबंदी आयद नहीं की जा सकती। लेकिन बस इतनी सी दरख्वास्त है कि आप बस मोहतात रहें और अपने एतराफ़ से बाखबर। वैसे भी हम अभी अपने काम का आगाज करने लगे हैं। बस कुछ ऐसे मामलात हैं जो इस ठेके के मिल जाने के बाद निपटाने हैं। ग्रे स्टोन अफरादी कुव्वत जमा कर रही है। साल्डान के इलाके का रुख किया जा सके और उसमें अभी कुछ और वक्त लगेगा। ताहम अगर आप पसंद करें तो मैं कंपनी को हदायत दे दूं कि वो आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए चंद अफराद मुहैया कर दें।
मेरे ऊँटों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने जेम्स मुरले का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो इस सिलसिले में बिल्कुल तकलीफ ना करें, मैं अपना तहफ़्फ़ुज़ करना जानता हूँ। बहुत बेहतर, ताम कम अज़ कम इतना तो बता दीजिए कि आपकी वापसी कब तक हो जाएगी। इस सिलसिले में भी तफसील बताना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। लाउबाली आदमी हूँ, जिधर भी मुंह उठ गया उधर ही चला जाऊंगा। दर हकीकत मुझे तो इस काम की तकमील का इंतज़ार है ताकि इसके बाद मैं गोटे हिल ही से चला जाऊं, यकीनन, लेकिन उसके लिए कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। खुदा हाफिज। मुंबई थोड़ी देर के बाद मेरे पास वापस आ गया। उसने गर्दन खम करते हुए कहा, चीफ, तैयारियां मुकम्मल है, अगर आप चलना पसंद करें। मैंने अपना छोटा सा ब्रीफ केस मुंबई को थमा दिया, जिसमें चंद जोड़े कपड़े और शेविंग वगैरह का सामान रख लिया था। मुंबई एहतराम से इस ब्रीफ केस को लेकर मेरे साथ बाहर चल पड़ा। कैथी ब्राउन से इसी दौरान मुलाकात नहीं हुई थी। वैसे भी मैं इन लोगों पर बार नहीं बनना चाहता था। इनकी मोहब्बतें यकीनन काबिल एहतराम थी, लेकिन मैं उनकी मसरूफियात के बारे में भी जानता था। सच्ची बात यह है कि मैं इन दिनों हद से ज़्यादा उलझा हुआ था और जो कुछ कर रहा था उसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था कि उसके नताइज क्या होंगे। ये रास्ता मुझे तहजीब मालिक एक्स की तरफ ले भी जाएगा या सिर्फ वक्त का ज़िया है। इन तमाम कार्रवाइयों के नतीजे में मेरी ख्वाहिश सिर्फ इतनी थी कि मैं किसी न किसी तरह ओलिव हार्वर्ड तक जा पहुंचूं और उसका एतमाद हासिल कर लूं। उसके लिए मैंने तवील सफ़र किया था। मुंबई मुझे जिस लैंड रोवर के नज़दीक ले गया वो इंतहाई शानदार थी और साख्त में ज़रा मुख्तलिफ थी। उसका पिछला हिस्सा ज़रूरत से ज़्यादा लंबा था। ड्राइविंग सीट और उसके दरमियान कोई पार्टीशन नहीं था, बल्कि दोनों हिस्से मिले हुए थे, लेकिन इसमें बेहतरीन बिस्तर का बंदोबस्त किया गया था। मुंबई मुझे इस गाड़ी से मुतारफ कराने लगा। चीफ, खाने पीने की अशिया का इतना ज़ख़ीरा कर लिया है मैंने कि मैं 15 दिन के लिए काफ़ी हो। इसके अलावा ये 2 राइफलें हैं, चाकू और 2 पिस्तौल भी हैं। इनका फालतू एमोनिशन भी है। इसके अलावा अगर किसी शय की ज़रूरत हो तो आप निशानदही कर दें, रास्ते में ही मुहैया हो जाएगी। तुमने तो बेहतरीन इंतजामात कर लिए हैं मुंबई। अभी मैं ये नहीं बता सकता कि हम कहाँ तक जाएंगे। बेहतर ये होगा चीफ कि आप मशरकी इलाके पोता मानिया की तरफ चलें। वहाँ आपको कदीम अफ्रीकी सकाफत के मुशाहिदे का मौका मिलेगा। मैंने इस इलाके का नाम पहले कभी नहीं सुना था, चुनाचे आमादगी का इजहार कर दिया। उसके बाद मुंबई ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। हम खासी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ने लगे। सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था और गोटेल के बाजारों में रौनक हो गई थी, लेकिन ज्यादा देर तक इस रौनक का जायजा लेने का मौका नहीं मिला क्योंकि तेज रफ्तार लैंड रोवर ने थोड़ी देर के बाद शहरी आबादी को पीछे छोड़ दिया था। बाईं सिमत एक ऊंचा सा पहाड़ी सिलसिला हमारे साथ साथ सफर कर रहा था। मुंबई ने लैंड रोवर की रफ्तार को अभी तक कम नहीं किया। मैं उसके नजदीक बैठा इतराफ में निगाहें दौड़ा रहा था। तब मुंबई ने कहा, मैं आपको पूता मानिया के नजदीक ले चलूंगा तो आप देखेंगे कि हमारा ये इलाका कितना खूबसूरत है। वहाँ आज तक कबायली हुकूमतें कायम हैं। उन सब कबीलों के सरबराह जनरल टेरेस के हमनवा हैं और अपने खास मसाइल के लिए हम ही से रुजू करते हैं। पूता मानिया की सरबराह एक औरत है और बड़ी जहानत और उम्दगी से वहाँ का निज़ाम चला रही है। शायद तुम्हें इस बात पर हैरत हो कि ये औरत ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तालीम याफ्ता है, लेकिन उसका हुलिया देखकर तुम्हें खुद ही लुत्फ आ जाएगा। मुंबई की बातों ने मेरी दिलचस्पी में बेपनाह इजाफा कर दिया था। मैंने उस औरत के बारे में देर तक मुंबई से गुफ्तगू की। मनाजर बदलते जा रहे थे। एक पूरी इसरार दुनिया मेरे सामने थी। इस वक्त जिस इलाके से हम गुजर रहे थे वो खुश्क साली के सबब वीरान और सुनसान पड़ा था। लैंड रोवर इस इलाके को पीछे छोड़ गई और फिर एक छोटे से सरहदी नाले को अबूर करके पोता मानिया की सरहद में दाखिल होगी। सफर के बहुत से घंटे बीत चुके थे। इसी दौरान हम इर्द गिर्द के मनाजर से लुत्फ अंदोज होते रहे। मुंबई बहुत अच्छा साथी था, बहुत अच्छा गाइड था। वो हर चीज़ के बारे में तफसील से बताता जा रहा था। इसी दौरान कई बार मुझे बुढ़ भी याद आया था जो फितरतन मुंबई से बहुत मिलता जुलता था। फिर हमें एक तराई में एक अजीम शान बस्ती नजर आई और हम उस बस्ती के करीब पहुंच गए। मुंबई ने लैंड रोवर रोक दी। शायद यही पूता मानिया बस्ती थी। चारों तरफ जमीन पर जानवरों की हड्डियां पड़ी हुई थी। तहद्दे निगाह झोंपड़े थे। सरदारों के झोंपड़े अलग बने हुए थे और आम बाशिंदों के अलग। आसपास फसलों का निशान नहीं था। हालांकि हम एक पहाड़ी नाले से गुजर कर यहाँ तक पहुंचे थे जो खासा तेज रफ्तार था, लेकिन यहाँ से नाले का फासला काफ़ी था। मैंने मुंबई से इस खुश्क साली के बारे में पूछा तो उसने कहा, इन इलाकों में बारिश कतई नहीं होती। बस दूर दराज के पहाड़ी इलाकों से आने वाले कुछ नाले इन लोगों को पानी मुहैया कर देते हैं। लेकिन तुमने कहा था कि यहाँ की सरदार एक तालीम याफ्ता औरत है।
کیا اس نے اپنے قبیلے کی بہتری کے لیے کچھ نہیں کیا؟ اس نے جنرل ٹیرس سے ملاقات کی تھی، کچھ منصوبے بھی پیش کیے تھے۔ اس سے قبل والٹو موبائی کی حکومت نے ان لوگوں کو پسماندہ رکھنے کے لیے کافی محنت کی ہے، اور یہ سب والٹو موبائی کے شدید مخالفوں میں شمار ہوتے ہیں۔ دراصل والٹو موبائی ان قبائلوں کو طاقتور نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر انہیں پیٹ بھر کر کھانا مل جائے تو یہ پھر زیادہ شرارتوں پر اتر آتے ہیں۔ بھوک اور افلاس نے انہیں ان کی اوقات میں رکھا ہے، لیکن میں اس بات سے متفق نہیں ہوں۔ ویسے یہ حقیقت ہے کہ یہاں ان لوگوں کو زندگی کی جدید ترین سہولیات مہیا کرنے کے لیے بے شمار دولت اور محنت درکار ہوگی، اور کسی بھی حکومت کے پاس اتنا وقت کہاں ہے کہ وہ اپنی عیش گاہوں سے نکل کر ان جنگلوں پر توجہ دے۔ میں نے ممبئی کے لہجے میں ایک شکایت سی محسوس کی تھی۔ کیتھی برون نے مجھے بتایا تھا کہ ممبئی کا تعلق اسی علاقے کے قبائل سے ہے۔ ممکن ہے ممبئی کے ذہن میں اپنے علاقے کے حوالے سے حکومت کے لیے کوئی تلخی موجود ہو۔ میں نے اس سے پوچھا، ممبئی کیا پوتا مانیہ کی اس تعلیم یافتہ سردار سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ ہاں، کیوں نہیں، لیکن کل دن کی روشنی میں آج یہ ممکن نہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، میرا خیال ہے ہم بستی سے کچھ دور قیام کریں گے، اور کل تم میری ملاقات اس عورت سے کراؤ، میں اس کے خیالات جاننا چاہتا ہوں۔ ممبئی نے میری ہدایت پر عمل کیا اور لینڈ روور کو بستی سے کافی دور لا کر روک دیا گیا۔ اس کے بعد ہم رات کے استقبال کی تیاریاں کرنے لگے۔ رات گزر گئی، کوئی ایسا قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا تھا جو ہماری توجہ اپنی جانب مبذول کر لیتا۔ صبح کا سورج چمکا ہی تھا کہ عجیب طرح کے ڈھول بجنے کی آوازیں سنائی دی۔ ہم بستی سے کافی دور نکل آئے تھے، لیکن یہاں سے بستی کو ہم بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ جھونپڑیوں کے درمیان سے انسانی غول نکل رہے ہیں، وہ تیز رفتاری سے ایک طرف بڑھ رہے تھے۔ ممبئی نے میری طرف دیکھا اور بولا، دوسری ضروریات سے فارغ ہونے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ ان لوگوں کے سردار کو دیکھ لیا جائے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ ممبئی نے لینڈ روور سٹارٹ کر کے آگے بڑھائی اور بستی کے ایک حصے میں لے جا کر روک دی۔ گزرنے والے حیران نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہے تھے، لیکن کسی نے کوئی غرض نہیں کی، نہ گفتگو کرنے کی کوشش کی، بلکہ آگے بڑھتے رہے۔ میرے ذہن میں اس تعلیم یافتہ عورت کی بہت تصویریں بن رہی تھیں جو آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے کے باوجود ایک نیم وحشی قبیلے کی سرداری کر رہی تھی۔ خیال تھا کہ کوئی شاندار عورت ہوگی، لیکن جب میں نے دیکھا تو سخت ذہنی کوفت ہوئی۔ وہ ایک درمیانے قد کی لاغر سی عورت نکلی، عمر تقریباً 35-40 سال کے قریب ہوگی، چہرہ خشک، ہونٹ بنچے ہوئے، کٹے ہوئے بال، سر پر درمیان میں چھوٹے چھوٹے گھنگریالے۔ وہ ایک خوبصورت آرام دہ کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، چیتے کی کھال اس کے گرد لپٹی ہوئی تھی، ننگے پاؤں بھی چیتے کی کھال پر پڑے ہوئے تھے۔ پاؤں کے پاس مڑا ہوا لکڑی کا ایک ڈنڈا پڑا ہوا تھا جس پر رنگین تار لپیٹ دیے گئے تھے۔ اس کے سامنے بہت سے آدمی بیٹھے ہوئے تھے، وہ ان کے مسائل سن رہی تھی۔ مردوں نے جسموں کے بہت کم حصے ڈھانپے ہوئے تھے، ان کے سینے مضبوط اور چمکدار نظر آ رہے تھے۔ میں نے حیرانی سے ممبئی کی طرف دیکھا اور وہ گردن ہلا کر بولا، ہاں یہی ان لوگوں کی سردار ہے۔ مجھے ممبئی کی باتیں مذاق محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی میں نے اس سلسلے میں کوئی اور سوال نہیں کیا تھا کہ دفعتاً وہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کی گردنیں ہماری جانب گھوم گئی۔ ممبئی آہستہ سے مجھ سے بولا، غالباً سردار نے تمہیں دیکھ لیا ہے، شاید وہ تمہیں طلب کرے۔ دو افریقی تیز رفتاری سے نکل کر ہماری طرف لپکے اور افریقی زبان میں ممبئی سے ہماری آمد کی وجہ پوچھی۔ پھر انہوں نے اس سے غالباً یہی کہا تھا کہ مجھے اس کے پاس لے چلے۔ ممبئی نے مجھے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور چند لمحے بعد ہم سردار کے قریب پہنچ گئے۔ دور سے میں نے اس عورت کو دیکھا تھا اور میرے ذہن پر بڑا عجیب سا تاثر قائم ہوا تھا، لیکن قریب سے دیکھنے پر ایک احساس ضرور ہوا کہ اس کا چہرہ اور حلیہ جیسا میں نے دور سے دیکھا تھا ویسا نہیں تھا، اور اس کی آنکھوں کی چمک بتاتی تھی کہ وہ ایک تعلیم یافتہ عورت ہے۔ اور اس نے میرے سراپے کا جائزہ لیا اور پھر مسکرائے بغیر سپاٹ لہجے میں بولی، ہماری بے بسی کا تماشا دیکھنے آئے ہو اجنبی؟ اس کا لہجہ انتہائی تلخ تھا اور انگریزی انتہائی شاندار تھی۔ نہیں معزز سردار، انسان کو انسان کی بے بسی کا تماشا دیکھنے کے لیے اس کے قریب نہیں آنا چاہیے۔ کوئی اگر کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم اظہار ہمدردی تو کر سکتا ہے۔ اظہار ہمدردی سے کچھ نہیں ملتا، ہم اپنے آپ کو رسوا کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، اگر سردار کو میری آمد ناگوار گزری ہے تو بلا شبہ مجھ پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ میں فوراً واپس چلا جاؤں۔ تمہارے لیے واپس چلے جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ یہ لوگ نہیں جانتے کہ تم بیرونی دنیا میں جا کر ہماری بے کسی کی کیا داستان سناؤ گے،
اور داستانیں صرف ذہنی تفریح کے لیے ہی ہوتی ہیں، عملی طور پر کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اس کے لہجے میں بلا کی تلخی تھی، میں اس تلخی کو محسوس کر رہا تھا۔ اس نے خشک ہونٹوں سے مجھ سے کہا، اگر ہمارے دل میں تمہارے لیے کوئی گنجائش ہوتی تو یقیناً ہم تمہارا استقبال کرتے، لیکن افسوس ان حالات میں میں صرف تمہیں واپس جانے کے لیے کہوں گی۔ میں نے تمہاری آمد کو پسندیدگی کی نگاہوں سے نہیں دیکھا۔ ممکن ہے تم کوئی اخباری رپورٹر ہو، ممکن ہے کسی حکومت کے نمائندے ہو، اور ممکن ہے صرف ایک سیاح ہو۔ میں تمہیں کوئی تصویر بنانے کی اجازت بھی نہیں دوں گی۔ افریقہ کے ننگے بھوکے عوام کی تصاویر پہلے ہی بہت انعامات حاصل کر چکی ہیں، لیکن انعامات وصول کرنے والوں نے انعام کی رقم کا ایک پیسہ بھی افریقہ کے ان بھوکے ننگے عوام کے لیے نہیں بھیجا جن لوگوں کو انہوں نے اپنی تصویر کے لیے وہ بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ البتہ انعامات لینے والوں نے اپنے لیے خوبصورت مکانات ضرور بنوا لیے۔ تم لوگ افریقہ کے سیاہ فاموں کو ان کی احساس کمتری یاد کرانے کے لیے آتے ہو۔ ہمارے جلتے ہوئے زخموں کو کیوں خریدتے ہو؟ جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ ہم تمہاری منحوس آمد کو کسی بھی طور برداشت نہیں کر سکتے۔ تم لوگ آج بھی پہلے کی مانند ہو۔ موقع مل جائے اور ملازموں کی تجارت عام ہو جائے تو تم ہمارے نوجوانوں کو پکڑ کر جانوروں کی طرح ہانکے ہوئے لے جاؤ گے اور اپنی دنیا میں لے جا کر انہیں غلام بنا لو گے۔ اس کے علاوہ ان کالے جسموں اور کالی تقدیر والوں کے لیے تمہارے دل میں اور کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ اس کا لہجہ بے حد تلخ تھا، بے حد زہریلا تھا۔ زندگی کا ایک نیا باب مجھ پر کھلا تھا۔ دل میں تو بڑی خواہش تھی کہ اس سے کچھ اور گفتگو کروں، اس سے پوچھوں کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے اس نے خود کیا کیا، کیا اقدامات کیے، لیکن اس کے لہجے کی نفرت بتاتی تھی کہ اب وہ یہاں ہماری آمد ایک لمحے کی موجودگی بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ چنانچہ میں نے مومبے کو واپسی کا اشارہ کیا اور مومبے میرا بازو پکڑ کر واپس چل پڑا۔ وہ سب کینہ توز نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ پتہ نہیں اپنے سردار کی باتیں انہوں نے سمجھی تھی یا نہیں، لیکن یہ اندازہ ضرور لگا لیا تھا کہ ان کی سردار ہماری آمد سے ناخوش ہے۔ چنانچہ ان سب کی نگاہوں میں بھی ہمارے لیے نفرت کے آثار پیدا ہو گئے تھے۔ مومبے نے لینڈ روور سٹارٹ کر کے واپس موڑ دی اور اپنی عادت کے مطابق تیز رفتاری سے وہاں سے چل پڑا۔ اس کے چہرے پر گہری اداسی طاری تھی۔ میں بھی خاموش تھا۔ میں جانتا تھا کہ مومبے بھی سردار کی گفتگو سے متاثر ہوا ہے۔ کافی دور تک نکل آنے کے بعد وہ ایک دم ہنس پڑا، پھر بولا، سوری سر، اس عورت نے کافی تلخ گفتگو کی ہے، یقیناً تمہیں پسند نہیں آئی ہوگی، لیکن کیا جائے، حقیقت یہی ہے کہ افریقیوں کی تقدیر بھی ان کے جسموں کی مانند ہی بالکل سیاہ ہے۔ بھلا کوئی ان کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ مومبے کے طنز کو میں محسوس کر رہا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں مومبے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بیچارے پسماندہ ہیں اور نہ جانے کب تک انہیں اس پسماندگی کا شکار رہنا پڑے گا، لیکن مجھے حیرت ہے کہ جنرل ٹیرس نے ان کی فلاح و بہبود کے لیے اب تک کوئی قدم کیوں نہیں اٹھایا۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے، گوٹے ہل کے وسائل ابھی اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ جنرل ٹیرس اس طرف توجہ دے سکے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں اس طرف لے آیا۔ خیر چھوڑو، میں تمہیں ایک حسین علاقے کی طرف لے چلتا ہوں۔ ویسے یہ عورت کچھ زیادہ ہی تلخ ہو گئی تھی اور اس کی وجہ بھی ہے۔ والٹو موبائل کے جانے کے بعد ان قبیلوں میں امید کی ایک لہر دوڑ گئی تھی اور ان کا خیال تھا کہ شاید جنرل ٹیرس ان کی جانب فوری طور پر توجہ دیں گے، لیکن جنرل ابھی تک الجھنوں ہی میں گھرے ہوئے ہیں۔ بہت سی مخالفتیں برداشت کرنا پڑ رہی ہیں انہیں۔ والٹو موبائل ایک مخصوص طبقے کو نوازتا تھا، چنانچہ اس مراد یافتہ اور مالی طور پر مطمئن طبقے نے جنرل ٹیرس کے لیے کافی مشکلات کھڑی کر رکھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جنرل ابھی بہت سے ایسے کاموں کی طرف توجہ نہیں دے سکے جن کی طرف انہیں دینی چاہیے تھی۔ مومبے نے لینڈ روور کا رخ تبدیل کر دیا تھا۔ پہلا تجربہ کچھ زیادہ خوشگوار نہیں تھا، لیکن بہر طور مجھے نئے تجربات کرنے کا شوق تھا، چنانچہ میں نے مومبے کے کام میں مداخلت نہیں کی۔ اس بار وہ جس علاقے میں مجھے لایا تھا وہ واقعی بے حد خوبصورت تھا۔ یہ ہاتھیوں کا علاقہ کہلاتا ہے، اس نے بتایا۔ یہاں ہاتھی بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ کیا تمہیں ہاتھیوں کا شکار پسند ہے؟ نہیں مومبے، میں تو صرف ان لوگوں کا شکار کرتا ہوں جو میرے مشن کے خلاف ہوں۔ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ مومبے چونک کر مجھے دیکھنے لگا تھا، پھر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، بہر طور آپ نے تسلیم کیا ہے کہ شکاری آپ بھی ہیں۔ ہاں مومبے، ہر شخص کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مشن ضرور ہوتا ہے اور وہ اپنے مشن کی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ ہم نے ایک حسین آبشار کے کنارے لینڈ روور روک دی اور یہاں کچھ وقت گزارنے کا فیصلہ کیا گیا۔ میں بھی بس دل بہلا رہا تھا، ورنہ اس سیر و سیاحت کا کوئی خاص مقصد نہیں تھا۔
आबशार के पानी से बनने वाली नदी इस कदर शफाफ थी कि इसकी तह में पड़ी एक एक शय नजर आ रही थी। मैं इस पानी में पाँव लटकाकर बैठ गया। मोम्बे लैंड रोवर में मसरूफ हो गया था। उसने राइफल तैयार करके बाहर निकाल ली, उसे लैंड रोवर के बोनेट पर रखा और फिर खुद भी जमीन पर बैठकर जूते खोलने लगा। फिर उसने कपड़े उतारे और पानी में छलांग लगा दी। बेहद खुशगवार पानी है, क्या तुम नहाना पसंद नहीं करोगे? वो बोला। हाँ मुंबे, क्यों नहीं, मैंने कहा और मैं भी लिबास उतारने लगा। ठंडे और बेहद शफाफ पानी में गुस्ल करते हुए मैंने मुंबे से इस इलाके के बारे में पूछा और वो मुझे यहाँ के हालात से आगाह करने लगा। इतराफ में कोई आबादी नहीं है मुंबे? मैंने पूछा। नहीं, कोई कबायली आबादी नहीं, लेकिन बाईं सिम चंद मील के फासले पर योटू बूना का इलाका है। कारपोरेट कंपनी काम कर रही है, पता नहीं क्या, उस बारे में मेरी मालूमात ना होने के बराबर है। फिर मैंने उससे पूछा, कंपनी के लिए काम करने वालों ने तो अपनी आबादी अलग ही बना रखी होगी। हाँ, ये लोग हर तरह के वसाइल रखते हैं, आमदोरफ्त के लिए इनके पास जदीद सहूलियात भी हैं, चुनांचे इन्हें इन वैरानों में कोई तकलीफ नहीं होती। ये अपने लिए एक महफूज हिसार बनाए रखते हैं। हालांकि ये इलाका हाथियों का इलाका कहलाता और बाज़ औक़ात हाथी यहाँ खौफनाक तबाही मचाते हैं, लेकिन उसमें काम करने वाले ऐसी चीज़ों को खातिर में नहीं लाते क्योंकि उनके पास बेहतरीन शिकारी मौजूद हैं। मैंने हैरत से पूछा, भगाने का फन? हाँ, हाथियों की शिकार की इजाज़त नहीं है, कम अज कम इस इलाके में बगैर लाइसेंस के हाथी का शिकार नहीं किया जा सकता। तो भगाने के लिए जो दिल चाहे वो किया जाए। थोड़ी देर के बाद मैं पानी से निकल आया, लेकिन मोम्बे जिस तरह नहा रहा था उससे लगता था कि उसका अभी दिल नहीं भर रहा। वो मुसलसल पानी में गहरी गहरी डुबकियां लगा रहा था। मैं लिबास तब्दील करके लैंड रोवर के बोनेट पर आ बैठा। वक्त गुजरता जा रहा था। ठंडी और खुशगवार हवाएं बदन को छू कर गुजरती तो यूं महसूस होता जैसे नशा सा तारीख करती जा रही हूँ। मैंने आंखें बंद कर लीं। ज़हन पर गुनूदगी का कोई गलबा नहीं था, बस आंखें बंद करने से सुरूर सा मिल रहा था। लेकिन दफातनी मैंने मोम्बे की आवाज़ सुनी और मेरी आंखें खुद ब खुद खुल गईं, क्योंकि ये आवाज़ चीखने के से अंदाज में थी। मैं चौंक कर सीधा हुआ और मेरी निगाहें नदी की जानिब उठ गईं। तब मैंने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। एक स्याहफाम कवि अकल आदमी मोम्बे से लिपटा हुआ था और दोनों में शदीद कशमुकश हो रही थी। मोम्बे चूंकि खुद भी खासा जानदार आदमी था, उसने हमलावर की कलाई पकड़ी हुई थी और दोनों बार बार गोते खा रहे थे। मेरी आंखें हैरत से फैल गई। बेख्तियाराना अंदाज में मैंने बोनेट पर रखी हुई राइफल उठाई, लेकिन संभलने भी ना पाया था कि कोई चीज सुनसुनाती हुई करीब आई और लैंड रोवर का शीशा एक छनाके से चूर चूर हो गया। छोटे छोटे जर्रात से आंखों को बचाने के लिए मैंने आंखें बंद कर ली और लैंड रोवर से नीचे छलांग लगा दी। ये मेरे लिए बेहतर ही हुआ, क्योंकि दूसरा फायर ऐन उस जगह लगा था जहां अब से एक लम्हे कबल मैं मौजूद था। मैं अलर्ट हो गया और पीछे हटकर लैंड रोवर के अकब में पहुंच गया। मुझे वो आदमी नजर नहीं आए थे जो मुझ पर तीर बरसा रहे थे। यहाँ से अलबत्ता मुंबे नजर आ रहा था, जो अपने मद्दे मुकाबिल से उलझा हुआ था। मैंने राइफल सीधी करके घोड़ा चढ़ाया और चौकन्नी निगाहों से इधर उधर देखने लगा। उसके बाद मुझ पर कोई तीर नहीं चलाया गया था, लेकिन मुंबे बदसूर खतरे में था। मेरी निगाहें उस पर जम गई। अपने करीब आने वालों से तो मैं एक लम्हे में निमट सकता था, लेकिन अगर मुंबे उस हमलावर का शिकार हो जाता तो बहुत बुरा होता। और फिर मैंने अपनी जिंदगी का बेहतरीन कारनामा अंजाम दिया। हालांकि ऐसे निशाना लेना दीवानगी ही कही जा सकती थी, लेकिन मैंने ये खतरा मोल ही लिया। इस बार जब वो दोनों पानी से ऊपर उभरे तो मैंने हमलावर की पुश्त का निशाना लेकर राइफल का ट्राइगर दबा दिया और मैं अपनी इस कोशिश में कामयाब रहा। दफातनी हमलावर का जिस्म पानी में उछला और शफाफ पानी में खून के धब्बे फैल गए, लेकिन हमलावर भी काफी ताकतवर था। जख्मी होते ही उसने मुंबे को छोड़ दिया और अपने शदीद जख्म के बावजूद बरक रफ्तारी से साहिल की जानिब दौड़ पड़ा और साहिल पर पहुंच गया, लेकिन मैंने उसे फरार होने का मौका नहीं दिया था। मेरी दूसरी चलाई हुई गोली उसकी टांग में लगी और वो उछलकर नीचे गिर पड़ा, लेकिन उसके साथ ही कई और तीर सनसनाते हुए मेरी और मुंबे की तरफ आए। मुंबे ने तो पानी में छलांग लगा दी थी, लेकिन मुझे बचने के लिए तेजी से गिरना पड़ा। अब मुझ पर दीवानगी तारी हो गई थी। मैं अपनी जगह से उठा और इस बार मैंने तीरों की सिमत का अंदाजा करके गोली चलाई। मेरा निशाना बिल्कुल सच्चा था। एक बुलंद दरख्त से मैंने वैसे ही एक स्याह बदन को नीचे गिरते हुए देखा। वो चलने में तड़पा और उसके बाद साकित हो गया। मुंबे अब पानी में पैंतरे बदलता हुए किनारे की तरफ आ रहा था और चंद ही लम्हे बाद वो नदी से निकल आया और फिर किसी मगरमच्छ की मानिंद
चारों तरफ हाथ पांव फैलाकर तेज रफ्तारी से दौड़ता हुआ लैंड रोवर के नजदीक पहुंच गया। उसके जिस्म के बहुत से हिस्सों से खून रिस रहा था, लेकिन लैंड रोवर के नजदीक आकर उसने मुझसे मुखातब होने की बजाय फुर्ती से अंदर दाखिल होकर दूसरी राइफल निकाल ली और फिर लैंड रोवर की छत पर चढ़ गया। उसने वहशियाना अंदाज में चारों तरफ फायरिंग शुरू कर दी थी, लेकिन इस फायरिंग का कोई असर नहीं हुआ। अंदाजा ये होता था कि हम पर हमला करने वाले सिर्फ 2 ही अफराद थे और दोनों ही हलाक हो चुके थे। काफी देर तक हम दूर दूर तक निगाहें जमाए रहे, लेकिन उसके बाद कहीं कोई तहरीक नहीं हुई थी। राइफल दोबारा लोड कर ली गई और हम दोनों आगे बढ़कर दरख्त से गिरे हुए स्याह फाम के करीब पहुंच गए। हमने झुककर उसे देखा। उसके नजदीक ही एक जदीद साख्त की मशीनी कमान पड़ी हुई थी। उस कमान को देखकर मुंबई की आंखें हैरत से फैल गईं। ये कमान इन जंगलियों के पास तो नहीं हो सकती, मुंबई ने कहा। मैंने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाई। तुम्हारे जख्मों की क्या कैफियत है? खंजर की हल्की हल्की खराशें हैं। वो कामयाब नहीं हो सका, लेकिन कमबख्त बेहद ताकतवर था, किसी जंगली भैंसे की तरह। ताम मैं ठीक हूँ। हम दोनों दूसरी लाश के करीब पहुंच गए, जो उस हमला आवर की थी जिसने मुंबई पर पानी में हमला किया था। हम झुककर उसकी लाश को देखने लगे। दफदन मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। मैंने उस स्याह फाम के टखने के पास 2 सफ़ेद धब्बे देखे थे। मुझे ये धब्बे कुछ अजीब से महसूस हुए। मैं नीचे बैठ गया। मैंने जेब से रुमाल निकाला और उन धब्बों के किनारों को रगड़ रगड़ कर रुमाल से साफ करने लगा। मुंबई ने मेरी ये अजीब और गरीब हरकत हैरत से देखी थी, लेकिन इस वक्त वो मजीद हैरत ज़दा हो गया जब उसने इस सफ़ेदी को बढ़ते हुए देखा। रुमाल पर एक अजीब सी ब्राउन रंग की स्याही लग गई थी। मैंने जोर से उसकी पूरी पिंडली पर एक रगड़ लगाई तो पूरी पिंडली सफेद हो गई। अब मुंबई भी हैरान होकर नीचे बैठ गया था। फिर मैंने लाश के चेहरे पर रुमाल रगड़ा और चेहरा भी सफेद होने लगा। मुंबई के मुंह से हैरान होने वाले अंदाज में निकला, ओ माय गॉड, ये स्याह फाम नहीं बल्कि शायद इसने पेंट किया है अपने चेहरे पर। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अब मैं उसके चेहरे पर मेकअप का जायजा ले रहा था, क्योंकि उसके खदोखाल मुकामी लोगों जैसे ही थे। मेरा अंदाजा गलत नहीं निकला। रबर का एक बड़ा सा पैड नाक से उखाड़ा गया तो नाक का डिजाइन तब्दील हो गया। पेशानी और रुखसारों पर भी रबर के टुकड़े लगाए गए थे और जब हमने वो चेहरा मुकम्मल तौर पर साफ किया तो वो एक नीली आंखों वाले सफेद फाम का चेहरा था। मुंह में आंखें और मुंह फाड़े खड़ा हुआ था। उसने मुतअज्जब निगाहों से मुझे देखा और बोला, ये सब कुछ मेरी समझ में नहीं आया। कोई खास बात नहीं मुंबई, क्या ख्याल है, यहाँ रुकना चाहिए या चला जाए? जैसा मुनासिब समझे, मुझे कोई एतराज नहीं है। दरअसल मैं यहाँ किसी नई उलझन में गिरफ्तार नहीं होना चाहता, चुनाचे बेहतर यही है कि हम यहाँ से निकल जाएं। मुंबई ने शाने हिलाए और हम राइफलें संभाल कर वापस चल पड़े, लेकिन यह अंदाजा नहीं था कि अभी कुछ और भी मुसीबतें हमारा इंतजार कर रही हैं। हम अभी लैंड रोवर के दरवाजे भी नहीं खोल पाए थे कि दफादन हम पर गोलियों की बारिश शुरू हो गई। और अगर मैं फुर्ती से मुंबई को जमीन पर धक्का ना दे देता और खुद भी जमीन पर ना गिर पड़ता तो यकीनन हम दोनों इस बार उनका शिकार हो ही जाते। लैंड रोवर अलबत्ता तबाह हो गई थी। उसके एक सिम्त के दोनों टायर भी बेकार हो गए थे। गोलियां अब इतनी शिद्दत से बरसाई जा रही थी कि जैसे बहुत से अफराद फायरिंग कर रहे हों। उन बहुत से लोगों से मुकाबला करना मुमकिन नहीं था। चुनाचे मैंने मुंबई को इशारा किया और हम दोनों बर्क रफ्तारी से लैंड रोवर की दूसरी सिमत पहुंचकर झुके झुके नदी की सिमत भागने लगे। गोलियों की सिमत से अंदाजा हो गया था कि वो दूसरी सिमत से आ रही हैं। बर्क रफ्तारी से नदी उबूर करते हुए हम उसके दूसरे किनारे पर पहुंच गए। उस तरफ दरख्तों के झुंड नजर आ रहे थे। चुनाचे हम भागते हुए दरख्तों में घुस गए, लेकिन गोलियां मुसलसल हमारा ताकुब कर रही थी। जिस दरख्त के तने के पीछे हमने पहली पनाह ली, बेशुमार गोलियां उसके तने में पैबुस हो गई थी। यहाँ रुकना भी मुनासिब नहीं था। उन लोगों से बचने के लिए ये जरूरी था कि हम घने जंगल में ज्यादा दूर तक निकल जाएं। चुनाचे हम दौड़ते रहे और चंद मिनट के अंदर अंदर इंतहाई घने जंगल में पहुंच गए। हमारी बाईं सिमत एक दलदली मैदान मीलों दूर तक फैला हुआ था। हम उस तरफ से बचते हुए दाहिनी सिमत दौड़ते रहे। हमें फिजा में अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। सीढ़ियों की आवाजें, बातें करने की आवाजें। वो लोग हमसे बहुत ज्यादा दूर नहीं थे और उनसे बचने का एक ही तरीका था कि उनकी पहुंच से बहुत दूर निकल जाया जाए। सूरज गुरूब होता जा रहा था। दरख्तों के दरमियान जगह जगह दलदली गड्ढे थे और कई बार हम इन गढ़ों में धंसते धंसते बचे थे। अब चारों तरफ गहरी तारीकी फैल गई थी। अंदाजे के मुताबिक हमने इस तरह दौड़ते हुए कई मील का सफर तय कर लिया था।
بدن پسینے سے تر تھے. ہمیں یقین تھا کہ اگر ہم رکے تو وہ لوگ ہمارے نزدیک پہنچ جائیں گے، کیونکہ جنگل میں ان کی موجودگی کا اندازہ وقفے سے آنے والی گولیوں سے بخوبی ہو رہا تھا. رات کی تاریکی میں ہم محفوظ تھے، لیکن صبح کی روشنی میں ان سے چھپنے کے لیے سخت جدوجہد کرنا پڑتی. اگر صبح ہونے سے قبل ہم اپنے لیے کوئی مناسب پناہ گاہ تلاش کر لیتے تو پھر شاید بچت کا کوئی راستہ نکل آتا. مومبے کا ساتھ مجھ سے زیادہ تیز رفتاری سے چل رہا تھا. ایک لمحے کے لیے میں نے رک کر اسے دیکھا اور آہستہ سے پوچھا، دوڑنے میں تکلیف محسوس کر رہے ہو مومبے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن اب ان زخموں سے خون کا اخراج زیادہ ہو گیا ہے جو اس کمبخت کے چاقو سے بدن پر لگی تھی. میں اپنے بدن کو کئی جگہ سے بھیگا محسوس کر رہا ہوں. یہ تو خطرناک صورتحال ہے. میرا خیال ہے ہم کسی درخت کی بلندی پر پناہ لیں. اس وقت ہمارے لیے یہ بہترین ہے. بالکل درست کہا. ویسے بھی ہم رات کی تاریکی میں زیادہ دوڑ نہیں سکتے. کسی بھی جگہ کوئی بھی خطرہ پیش آ سکتا ہے، کیونکہ زمین تو ہمیں نظر نہیں آ رہی. مومبے نے میری بات کی تائید کی. ٹھیک ہے مومبے، آؤ دیکھو وہ درخت کیسا ہے. میں نے ایک سمت اشارہ کیا اور مومبے نے بھی مجھ سے اتفاق کرتے ہوئے گردن ہلا دی. میں نے سہارا دے کر مومبے کو درخت پر چڑھا دیا. اس درخت کی موٹی شاخیں بہت زیادہ وسعت میں پھیلی ہوئی تھی.